Hello, my dear friends and my dear students, you are most welcome to my channel. आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा चैप्टर नंबर 3, कोल एंड पेट्रोलियम। कोयला और पेट्रोलियम के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये दोनों ही एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज की श्रेणी में आते हैं। अगर हम इनका इस्तेमाल संभाल करके बचा करके हम नहीं करेंगे तो ये समाप्ति के कगार पे आ जाएंगे। इसलिए हम इन्हें एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। हम इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे इस चैप्टर में। वी यूज वेरियस मटेरियल्स फॉर आवर basic needs. Some of them are found in nature and some have been made by human efforts. हम विभिन्न प्रकार की मटेरियल्स मतलब पदार्थों का मतलब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं हम अपनी आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। हमारे आधारभूत आवश्यकताएं कौन सी हैं? जैसे कि हम नहाते हैं, जैसे कि हम कपड़े धोते हैं, जैसे कि हम गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, जैसे हम घर में खाना बनाते हैं। तो इस तरह की कई आधारभूत आवश्यकताएं हैं जिन्हें पूरा करने के लिए हम अलग अलग प्रकार की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। उनमें से कुछ हमें नेचर से प्राप्त होता है तो कुछ मानव निर्मित होते हैं। मानव निर्मित मतलब ह्यूमन एफर्ट्स, मतलब उन्हें बनाने के लिए इंसान अपने बुद्धि का प्रयोग करके, अपने मेहनत का प्रयोग करके उनको फैक्ट्रीज़ में या फिर किसी भी तरीके से उनको बनाता है। जैसे कि अगर हम बीमार पड़ते हैं तो दवाई खाते हैं, तो ये मानव निर्मित होते हैं। जैसे कि हम कपड़े धोते हैं, डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते हैं, ये मानव निर्मित है या फिर मैन मेड कह सकते हैं। जैसे कि हम साबुन से नहाते हैं, साबुन मैन मेड है। जैसे हम खाना खाते हैं तो उसमें सब्जी, चावल, दाल ये हमें नेचर से प्राप्त होता है। जैसे हम पानी का इस्तेमाल करते हैं तो पानी नेचर से प्राप्त होता है। पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोल हमें नेचर से प्राप्त होता है। तो इस तरह से हम अपनी आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनेक अनेक प्रकार की चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं। उनमें से कुछ हमें नेचर से प्राप्त होता है और कुछ मानव निर्मित होते हैं, मतलब मैन मेड। उसमें ह्यूमन एफर्ट्स लगा होता है। अब है एक्टिविटी 3.1। एक्टिविटी 3.1, मेक अ लिस्ट ऑफ वेरियस मटेरियल्स यूज्ड बाय अस इन डेली लाइफ एंड क्लासिफाई देम एज नेचुरल एंड मैन मेड। आप एक लिस्ट बनाइए उन चीज़ों का जो कि आप अपने रोज़मर्रा के जीवन में इस्तेमाल करते हैं और फिर उनको नेचुरल और मैन मेड में बांटिए। आप अनेक चीज़ों का, कई चीज़ों का आप लिस्ट बना सकते हैं। जैसे कि आप पानी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आप दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आप साबुन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आप सब्ज़ी खाते हैं, फल खाते हैं, पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं। तो कई चीज़ें हैं जो कि जिनका कि आप लिस्ट बना सकते हैं। उनका लिस्ट बनाइए और फिर उनको नेचुरल और मैन मेड में क्लासीफाई कीजिए। जैसे कि मेडिसिन मैन मेड है, मैंने आपको बता दिया अभी। तो आप इस एक्टिविटी को कीजिए, काफ़ी मज़ेदार एक्टिविटी है। अब उसके बाद है डज दिस लिस्ट इंक्लूड एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स? Since all these are obtained from nature, they are called natural resources. आपने जो ये एक्टिविटी किया, क्या इस एक्टिविटी में जो आपने जो लिस्ट बनाया, उस लिस्ट में क्या आपने हवा, पानी, मिट्टी और खनिजों को इंक्लूड किया, शामिल किया? ये एक प्रश्न है। ज़रूर शामिल किया होगा, क्योंकि हम इनका इस्तेमाल करते हैं। हम जाने अनजाने में हवा का भी इस्तेमाल करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं हवा से। पानी का तो सीधा ही इस्तेमाल करते हैं। मिट्टी
मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं पौधे उगाने के लिए, मिनरल्स का भी इस्तेमाल करते हैं, तो हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। चूँकि ये हमें नेचर से प्राप्त होता है, इसलिए हम इन्हें नेचुरल रिसोर्सेस कहते हैं। हवा भी नेचर से मिलता है, वाटर भी नेचर से मिलता है, सॉइल भी नेचर से मिलता है, मिनरल्स भी नेचर से हमें प्राप्त होता है, इसलिए हम इन्हें नेचुरल रिसोर्सेस कहते हैं। बूझो का यहाँ क्या प्रश्न है, देखते हैं। कैन वी यूज ऑल आवर नेचुरल रिसोर्सेस फॉर एवर? हमारे पास, बूझो का यहाँ प्रश्न है कि हमारे पास जो सारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं, क्या हम उन सारे नेचुरल रिसोर्सेस का निरंतर उपयोग कर सकते हैं? तो हमारे पास तो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, अलग अलग प्रकार के नेचुरल रिसोर्सेस हैं, सबका हम निरंतर उपयोग नहीं कर सकते हैं। यही हमें आगे पढ़ना है। Can air, water, and soil be exhausted by human activities? You have already studied about water in class 7. Is water a limitless resource? In the light of the availability of various resources in nature, natural resources can be broadly classified into two kinds. अब यहाँ पे प्रश्न है कि क्या हवा को, पानी को और मिट्टी को मानवीय क्रियाकलापों द्वारा खत्म किया जा सकता है? ह्यूमन एक्टिविटीज, मतलब क्या इंसान इनका इस्तेमाल करके क्या इन्हें खत्म कर सकता है? जैसे कि हवा, पानी और मिट्टी। आप ऑलरेडी क्लास 7 में आप पानी के बारे में पढ़ चुके हैं। तो क्या पानी एक अनलिमिटेड रिसोर्स है? तो यहाँ पे आपको देखिएगा कि पानी के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं। तो पानी जैसे कि समुद्र का पानी वो अनलिमिटेड है, लेकिन जो यूजेबल वाटर है, जो हम रोज़मर्रा के जीवन में जिनका इस्तेमाल करते हैं पीने के लिए, पीने वाला जो पानी है, तो वो उनकी उपलब्धता कम है नेचर में, इसलिए हमें उन्हें संभाल के इस्तेमाल करना होता है। वैसे ही जैसे हम बाकी के कोल पेट्रोलियम को जैसे हमें उन्हें संभाल के इस्तेमाल करना होता है, वैसे ही हमें जो यूजेबल वाटर है उनका भी इस्तेमाल हमें संभाल के करना होता है। लेकिन वाटर सामान्यतः हम कह सकते हैं कि वो लिमिटलेस रिसोर्स है, इनको इंसान उपयोग करके खत्म नहीं कर सकता है। अब यहाँ पे क्या है कि जो हमारे पास जो अलग अलग प्रकार के जो रिसोर्सेस नेचर में जो उपलब्ध हैं, उनकी उपलब्धता के आधार पे इनका वर्गीकरण मुख्यतः दो भागों में किया गया है। मतलब इनको दो भागों में बांटा गया है। हमारे नेचर में जितना भी नेचुरल रिसोर्स है, जो भी नेचुरल रिसोर्स है, उनको दो भाग में बांटा गया है। पहला है इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस, जो समाप्त नहीं होने वाले नेचुरल रिसोर्सेस हैं, वो आते हैं। इसमें क्या है, दीज रिसोर्सेस आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर and are not likely to be exhausted by human activities. Examples are sunlight, water. तो ये जो रिसोर्सेस हैं, इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस, ये नेचर में इनकी उपलब्धता अनलिमिटेड है, इसलिए इनको मानवीय क्रियाकलापों द्वारा खत्म नहीं किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि इंसान इनको इस्तेमाल करके खत्म नहीं कर पाएगा, ये अनलिमिटेड है। उदाहरण के लिए सनलाइट, एयर। अब उसके बाद है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस। द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेस इन नेचर इज लिमिटेड, दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। एग्जाम्पल्स ऑफ दीज रिसोर्सेस आर फॉरेस्ट्स, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एटसेट्रा। ये उनका उल्टा है। ये एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस मतलब ये समाप्त हो जाने वाले नेचुरल रिसोर्सेस हैं। अगर इनका इस्तेमाल इंसान संभाल करके नहीं करेगा तो फिर ये जल्दी समाप्ति के कगार पे आ जाएंगे, क्योंकि इनकी जो उपलब्धता है, इनकी जो मात्रा है नेचर में, वो लिमिटेड है।
इनके इनका जो बनने का जो प्रक्रिया है वो काफ़ी स्लो प्रोसेस है, लेकिन इस्तेमाल इंसान इनको तेजी से करता है। दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, मतलब इंसान इनको इस्तेमाल करके ख़त्म कर सकता है। उदाहरण के लिए जंगल हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया, खनिज हो गए, कोयला हो गया, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। नेचुरल गैस हिंदी में इनको प्राकृतिक गैस कहते हैं। तो ये एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस हैं, ये समाप्त हो जाने वाले नेचुरल रिसोर्सेस हैं, इनको अगर इस्तेमाल ठीक से इंसान नहीं करता है तो। अब उसके बाद है एक्टिविटी 3.2। इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, इट्स अ ग्रुप एक्टिविटी, ये ग्रुप एक्टिविटी है। टेक सम कंटेनर्स, फिल देम विथ पॉपकॉर्न, पीनट्स, रोस्टेड ग्राम टॉफिस। आप कुछ बर्तन ले लीजिए और उसमें उसे आप पॉपकॉर्न से, बादाम से, भुने हुए चनों से, टॉफिस से आप उन बर्तनों को भर दीजिए। डिवाइड स्टूडेंट्स इनटू ग्रुप्स ऑफ 7 ईच। Further divide each group into 3 subgroups containing 1, 2 and 4 students. अब आप कुछ ग्रुप्स बनाइए, जैसे 4 या 5 ग्रुप बनाइए या फिर 2-3 ग्रुप बनाइए। उन ग्रुप, एक ग्रुप में 7 स्टूडेंट्स होने चाहिए और उस एक ग्रुप को आप सब डिवाइड कर दीजिए। मतलब एक ग्रुप में आप 1, 2 और 4 स्टूडेंट्स को, 4 स्टूडेंट्स का एक सब डिवीज़न कर दीजिए और उनका 3 ग्रुप बना दीजिए। लेबल देम एज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन। और उनको आप फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन से आप उनका लेबलिंग कर दीजिए। जैसे कि 4-5 ग्रुप, जैसे जैसे कि मान लिया कि आपने ग्रुप बनाया, एक ग्रुप में 7 स्टूडेंट्स हैं और उन 7 स्टूडेंट्स को फिर आपने उनका भी सब ग्रुप कर दिया। उन ग्रुप में, एक ग्रुप में आपका एक स्टूडेंट है, दूसरे ग्रुप में 2 स्टूडेंट्स हैं और तीसरे ग्रुप में 4 स्टूडेंट्स हैं। पहला वाला ग्रुप को फर्स्ट जनरेशन मानिए, दूसरे वाले ग्रुप को सेकंड जनरेशन और तीसरे वाले ग्रुप को थर्ड जनरेशन मानिए, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है तेजी से। These subgroups represent the consumers. As population is growing, second and third generations have larger number of consumers. अब ये जो सब ग्रुप्स हैं, जिसमें कि एक बच्चा है, जिसमें एक ग्रुप में एक बच्चा है फर्स्ट जनरेशन, दूसरे ग्रुप में 2 बच्चा है, तीसरे ग्रुप में 4 बच्चे हैं, दूसरे ग्रुप में 2 बच्चे हैं, तीसरे ग्रुप में 4 बच्चे हैं। तो ये जो सब ग्रुप्स हैं, ये कंज्यूमर्स को प्रदर्शित करते हैं कि ये कंज्यूमर हैं। वो जो चॉकलेट्स हैं उनको खाएंगे, वो उनको कंज्यूम करेंगे जो बर्तन में रखे हुए हैं। एज पॉपुलेशन इज ग्रोइंग, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो सेकेंड और थर्ड जनरेशन में ज़्यादा कंज्यूमर्स हैं, क्योंकि उनमें बच्चों की संख्या ज़्यादा है। Put one full container for each group on a table. Ask consumers of the first generation from each group to consume eatables from the container of their group. So, ask the second generation consumers from each group to do the same. Ask students to observe carefully the availability of eatables in each container. If something is left in the containers, ask third generation from each group to consume it. Now, finally observe whether all the consumers of the third generation got the eatables or not. Also observe if anything is still left in any of the containers.
इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है कि जो आपने सब ग्रुप्स बनाए हैं उन सभी लोगों को क्या करना है कि बारी बारी से जो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन है, वो जो बर्तन में रखे हुए जो चॉकलेट्स, टॉफ़ीज़, पॉपकॉर्न्स, वो जो सारी चीज़ें खाने की जो ईटेबल्स हैं उन्हें कंज्यूम करना है। तो पहले फर्स्ट जनरेशन कंज्यूम करेगा। हर ग्रुप के सामने एक एक भरा हुआ बर्तन आप रख दीजिए जो ईटेबल्स से भरे हुए हैं, और हर ग्रुप का पहला जनरेशन आपको पहले कंज्यूम करेगा। जब पहला कंज्यूम कर लेगा तो फिर सेकंड जनरेशन, दूसरा वाला ग्रुप उसे कंज्यूम करेगा। अगर बच गया है तो फिर तीसरा वाला कंज्यूम करेगा, और तीसरा वाला कंज्यूम करने के बाद बर्तन में कुछ चॉकलेट्स, टॉफ़ीज़ खाने की चीज़ रह जाती है या नहीं, ये आपको देखना है। Assume that the eatables in the container represent the total availability of an exhaustible natural resource like coal, petroleum, or natural gas. Each group may have a different consumption pattern. Are the earlier generation of any group too greedy? It may be that the earlier generations in the some groups were concerned about the coming generations and left something for them. आप मान लीजिए कि इनमें जो खाने की चीज़ें रखी हुई हैं वो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, या फिर नेचुरल गैस हो गया, उन्हें प्रदर्शित करता है। अब आपको ऑब्जर्व क्या करना है, जो कंजम्पशन का जो पैटर्न है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, हर ग्रुप का जो कंजम्पशन का जो पैटर्न है, मतलब खाने का जो तरीका है, उनको यूज़ करने का जो तरीका है, उसको ऑब्जर्व करना है। आपको देखना है कि क्या उसमें कोई ग्रुप ऐसा है जो कि काफ़ी लालची है, वो अपने आने वाले जनरेशन के लिए सोच नहीं रहा है और वो सारा चॉकलेट खा गया, सारा जो चीज़ है वहाँ पे रिसोर्स है उसको वो कंज्यूम कर गया। या फिर कोई ऐसा ग्रुप है जो कि अपने आने वाले जनरेशन के लिए सोच करके वो चीज़ों को कंज्यूम कर रहा है, चीज़ों का खपत कर रहा है। In this chapter, we will learn about some exhaustible natural resources like coal, petroleum, and natural gas. इस चैप्टर में हम कुछ समाप्त हो जाने वाले नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया। These were formed from the dead remains of living organisms in bracket fossils. So there are these are all known as fossil fuels. अब ये जो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस हैं जैसे कि कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ये सभी मरे हुए जीवों के अवशेष से ये सभी तैयार होते हैं। तो इन्हें हम फॉसिल्स कहते हैं, इन्हें हम फॉसिल फ्यूल्स भी कहते हैं। कोल, कोल को हम हिंदी में कोयला कहते हैं। यू मे हैव सीन कोल और हर्ड अबाउट इट, फिगर 3.1, यहाँ पे फिगर 3.1 में ये कोयला है। इट इज़ एज हार्ड एज स्टोन एंड इज़ ब्लैक इन कलर। ये पत्थर की तरह हार्ड होता है, पत्थर की तरह कठोर होता है, और रंग से ये काला होता है। आपने कोयले के बारे में सुना भी होगा, और आपने कोयला
को देखा भी होगा। ये पत्थर की तरह हार्ड होता है और काले रंग का होता है। Coal is one of the fuels used to cook food. Earlier, it was used in railway engines to produce steam to run the engine. It is also used in thermal power plants to produce electricity. Coal is also used as a fuel in various industries. कोयला का हम कई कारणों से इनका उपयोग में हम लाते हैं। कोयले को हम ईंधन के रूप में इनका इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के लिए। हम कई प्रकार के ईंधन का इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के लिए, जैसे लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें कोयला भी एक महत्वपूर्ण ईंधन है। पहले के समय में रेलवे इंजन्स को चलाने के लिए, उसमें भाप बनाने के लिए कोयले का इस्तेमाल किया जाता था, कोयले को जलाया जाता था। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट्स, जहाँ थर्मल पावर प्लांट्स में बिजली का उत्पादन होता है और यहाँ पे भी कोयले का इस्तेमाल होता था। कोयला को हम अलग अलग प्रकार के उद्योगों में ईंधन के रूप में इनका इस्तेमाल करते हैं। स्टोरी ऑफ कोल, कोयले की कहानी। वेयर डू वी गेट कोल फ्रॉम एंड हाउ इज इट फॉर्म्ड। यह पहेली पूछ रही है कि हमें कोयला कहाँ से प्राप्त होता है और ये कैसे तैयार होता है। About 300 million years ago, the earth had dense forests in low-lying wetland areas. लगभग 300 मिलियन ईयर्स अगो, उस समय हमारे अर्थ पे जो नीचे के तरफ जो पानी वाला क्षेत्र था, वहाँ पे घने जंगल हुआ करते थे। ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस लाइक फ्लडिंग, these forests got buried under the soil. बाढ़ की वजह से ये जो जंगल है ये मिट्टी के अंदर में दबते चले गए। As more soil deposited over them, they were compressed. जैसे जैसे ये मिट्टी के नीचे जाते चले गए, जैसे जैसे इनके ऊपर ये मिट्टी से ढकते चले गए, वैसे वैसे इनके अंदर दबाव बढ़ते चला गया, ये कॉम्प्रेस होते चले गए। द टेम्परेचर ऑल्सो रोज एज दे सैंक डीपर एंड डीपर। जैसे जैसे ये गहरे होते चले गए, अंदर में टेम्परेचर भी बढ़ गया। अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल। हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से ये जो मरे हुए पौधे थे, जो जंगल के जो मरे हुए पौधे थे, वो धीरे धीरे वो कोयला में तब्दील हो गए, कोयला बन गए वो। एज कोल कंटेन्स मेनली कार्बन, द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। चूँकि कोयले ज़्यादातर उसमें कार्बन होता है, इसलिए ये जो प्रोसेस होता है जिसमें कि मरे हुए पौधे का जो कन्वर्जन का जो प्रोसेस होता है, मरे हुए वनस्पति का जो कोयला में जो कन्वर्जन का प्रोसेस होता है, इसे हम कार्बनाइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि कोयला में ज़्यादातर कार्बन होता है। सिंस इट वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन, कोल इज ऑल्सो कॉल्ड ए फॉसिल फ्यूल। चूँकि ये मरे हुए वनस्पति से बनते हैं कोयले, इसीलिए इन्हें हम फॉसिल फ्यूल भी कहते हैं। अ कोल माइन इज शोन इन फिगर 3.2। यहाँ पे 3.2 फिगर में यहाँ पे एक कोयले का खदान है, ये वाला है। कोयले का खदान आपको झारखंड में है, धनबाद में है। अब आगे देखते हैं।
When heated in air, coal burns and produces mainly कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब हम कोयले को हवा में जलाते हैं तो कोयला कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। तो कोयला जलता है और जल के कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। कोल इज प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट्स सच एज कोक, कोल तार एंड कोल गैस। कोल से हम कारखानों में कोल का प्रोसेसिंग करके हम क्या करते हैं कि हम इनका कोक बनाते हैं, कोल तार बनाते हैं, कोल गैस बनाते हैं, जो कि हमारे लिए काम का चीज़ होता है। पहला है कोक। इट इज़ अ टफ, porous and black substance. It is an almost pure form of carbon. Coke is used in the manufacture of steel and in the extraction of many metals. ये कठोर होता है, इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ये काले कलर का होता है, इसमें लगभग 90% कार्बन होता है, इसलिए ये ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है ये कोक। कोक का इस्तेमाल हम लोग स्टील के उत्पादन में करते हैं और मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में करते हैं। इसका इस्तेमाल एज ए रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में हम करते हैं। ये थोड़ा ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो मेटल से नॉन मेटल को सेपरेट करने में ये काम में आता है। कोल तार। इट इज़ ए ब्लैक थिक लिक्विड विथ एन अनप्लीजेंट स्मेल। इसका जो स्मेल होता है ये अप्रिय होता है, ये आपको अच्छा नहीं लगेगा। ये काले रंग का और गाढ़ा लिक्विड होता है। इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस। ये लगभग 200 चीज़ों से मिल के बना होता है। प्रोडक्ट्स obtained from coal tar are used as starting materials for manufacturing various substances used in everyday life and in industry. कोल तार से जो चीज़ें बनती हैं, कोल तार से जो जो प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं, उसका इस्तेमाल एज ए स्टार्टिंग मटेरियल्स, कहने का मतलब एज ए रॉ मटेरियल्स, मतलब कि उनमें कोल तार का प्रभाव ज़्यादा रहता है। तो बहुत सारी चीज़ों के मैन्युफैक्चरिंग में हम इनका इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारे रोज़मर्रा के जीवन में वो चीज़ काम में आते हैं और उद्योगों में इनका इस्तेमाल होता है। जैसे सिंथेटिक डाइज, ड्रग्स, एक्सप्लोजिव्स, परफ्यूम्स, प्लास्टिक्स, पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल्स, रूफिंग मटेरियल्स एट्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें हम बनाते हैं। जैसे सिंथेटिक डाइज बनाते हैं, कह सकते हैं मैन मेड कलर्स। सिंथेटिक फाइबर्स भी इनसे बनता है। ड्रग्स, दवाइयाँ बनती हैं। एक्सप्लोजिव्स, विस्फोटक, परफ्यूम्स, प्लास्टिक्स, पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल्स, रूफिंग मटेरियल्स मतलब छत बनाने की चीज़ें हम इनसे बनाते हैं। Interestingly, naphthalene balls used to repel moths and other insects are also obtained from coal tar. और ख़ास बात यह है कि जो नेप्थलीन बॉल्स होता है, जिससे कि हम लोग कीड़े मकोड़ों को भगाने के लिए जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, मॉथ्स को भगाने के लिए जिनका इस्तेमाल करते हैं, वो भी कोल तार से बनते हैं। These days, bitumen, a petroleum product, is used in place of coal tar for metalling the roads. सड़क बनाने के लिए आज के समय में हम लोग बिट्यूमन का इस्तेमाल करते हैं कोल तार की जगह पे। सड़क को पक्का बनाने के लिए हम लोग आज के समय में कोल तार की जगह पे बिट्यूमन का इस्तेमाल करते हैं।
अब उसके बाद है कोल गैस. Coal gas is obtained during the processing of coal to get coke. जब हम कोल का प्रोसेसिंग करके हम कोक बनाते हैं तब कोल गैस हमको मिलता है. It is used as a fuel in many industries situated near the coal processing units. तो ये ईंधन के रूप में बहुत सारे उद्योगों में इनका इस्तेमाल होता है जो उद्योग कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स के पास में बसे हुए हैं. अब यहाँ पे एक चीज़ है, coal gas was used for street lighting for the first time in London in 1810 and in New York around 1820. Nowadays, it is used as a source of heat rather than light. कोल गैस का पहली बार इस्तेमाल हुआ था लंदन में 1810 में स्ट्रीट लाइटिंग के पर्पस से. उसके बाद 1820 में न्यूयॉर्क में इनका इस्तेमाल हुआ था स्ट्रीट लाइटिंग के लिए. आज के समय में इनको सोर्स ऑफ हीट के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, ना कि लाइट सोर्स ऑफ लाइट के लिए इनका इस्तेमाल आज के समय में नहीं किया जाता. अब उसके बाद है पेट्रोलियम. पेट्रोलियम, you know that petrol is used as a fuel in light automobiles such as motorcycles, scooters and cars. जैसा कि आप जानते हैं कि पेट्रोल का इस्तेमाल हम छोटी गाड़ियों को चलाने में करते हैं, जैसे कि मोटरसाइकिल्स हो गए, स्कूटर्स हो गए, कार्स हो गए. हेवी मोटर vehicles like trucks and tractors run on diesel. Petrol and diesel are obtained from a natural resource called petroleum. जो हेवी मोटर व्हीकल्स हैं, जैसे बड़ी बड़ी जो गाड़ियां हैं, जैसे कि ट्रक्स हो गए, ट्रैक्टर्स हो गए, वो डीजल पे चलते हैं. ये पेट्रोल और डीजल हमें एक नेचुरल रिसोर्स जिसे हम पेट्रोलियम कहते हैं उनसे हमें प्राप्त होता है. द वर्ड पेट्रोलियम इज derived फ्रॉम पेट्रा in bracket rock and oleum in bracket oil, as it is mined from between the rocks under earth as shown in figure 3.4. ये जो वर्ड पेट्रोलियम है ये कैसे बना है, तो पेट्रा, पेट्रा का मतलब होता है रॉक, पत्थर, और ओलियम, ओलियम का मतलब ऑयल. पेट्रोलियम को चट्टानों के बीच से, पत्थरों के बीच से नीचे से इनको निकाला जाता है. फिगर 3.4 में दिया गया है, यहाँ पे 3.4, यहाँ पे यहाँ पे आपको ऑयल है पानी के ऊपर, क्योंकि ऑयल और गैस पानी से हल्का होता है, ऊपर में नेचुरल गैस है, और यहाँ पे आपको पेट्रोलियम है. डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड? क्या आपको पता है कि पेट्रोलियम कैसे तैयार होता है? पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी. पेट्रोलियम जो जीव समुद्र के नीचे रहते हैं, समुद्र के अंदर में रहते हैं, उन जीवों से बनता है. As these organisms died, their bodies settled at the bottom of the sea and got buried with layers of sand and clay. जब ये जीव मर जाते हैं तो वो समुद्र के नीचे, बॉटम में, वहाँ पर वो मिट्टी के नीचे ढकते चले जाते हैं. उनके ऊपर मिट्टी का और बालू का लेयर बैठते चले जाता है. ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, absence of air, high temperature and high pressure
transformed the dead organisms into petroleum and natural gas. तो बहुत हाई प्रेशर से धीरे धीरे ये मिट्टी में दबते चले गए, बहुत हाई प्रेशर, बहुत हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर भी बढ़ते चला गया और हवा के एब्सेंस में नीचे धीरे धीरे दबते चले गए, तो इनका एयर से कांटेक्ट भी ख़त्म होते चला गया। तो ये धीरे धीरे ये जो मरे हुए जो जीव हैं नीचे समुद्र के नीचे में, जो डेड ऑर्गेनिजम्स, उन वो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में तब्दील हो जाते हैं, वो चेंज हो जाते हैं, मतलब पेट्रोलियम और नेचुरल गैस बन जाते हैं। Look at figure 3.4. It shows the deposits of petroleum and natural gas. You see that the layer containing petroleum, oil and gas is above that of water. Why is it so? Recall that oil and gas are lighter than water and do not mix with it. यहाँ पे मैंने आपको बता दिया पहले कि यहाँ पे आपको ऑयल है, ये है आपको ऑयल पेट्रोलियम, और इसके ऊपर है गैस, यहाँ पे नीचे है पानी। पानी से हल्का होता है तेल और गैस दोनों, इसीलिए ये पानी के ऊपर चला आता है, और ये पानी से मिलता भी नहीं है, ना पेट्रोलियम पानी से मिलता है और ना ही गैस। The world's first oil well was drilled in Pennsylvania, USA in 1859. ये पहला जो तेल का कुआं खोदा गया था, ये यूनाइटेड स्टेट्स में आपको खोदा गया था, पेनिसिल्वेनिया में, इन 1859, 1859 में। 8 years later in 1867 oil was struck in मकुम इन असम। 8 साल के बाद 1867 में आपको असम के मकुम में तेल पाया गया। इन इंडिया ऑयल इज फाउंड इन असम, गुजरात, मुंबई हाई एंड इन द रिवर बेसिन्स ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा। भारत में जो तेल है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो असम में पाया जाता है, गुजरात में पाया जाता है, मुंबई हाई और रिवर बेसिन्स ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा। अब उसके बाद है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। मतलब पेट्रोलियम को रिफाइन करके उससे अलग अलग चीज़ें निकालते हैं, जैसे उससे पेट्रोल निकालते हैं, उससे डीजल निकालते हैं। तो ये हम पढ़ेंगे। पेट्रोलियम इज़ अ डार्क ऑयली लिक्विड। पेट्रोलियम गाढ़े कलर का एक तेलीय लिक्विड होता है। इट हैज़ एन अनप्लीजेंट ऑडियोर। इसका जो स्मेल होता है वो अप्रिय होता है, आपको अच्छा नहीं लगेगा। इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स सच एज पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स एट्सेट्रा। पेट्रोलियम कई चीज़ों का मिक्सचर होता है, जैसे इसमें क्या क्या होता है? पेट्रोलियम गैस होता है, पेट्रोल होता है, डीजल होता है, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल होता है। ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल का हम लोग इस्तेमाल मशीन्स में करते हैं उसका जाम छुड़ाने के लिए। उसके बाद पैराफिन वैक्स, ये एक प्रकार का मोम है पैराफिन, कैंडल्स बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। द प्रोसेस ऑफ separating the various constituents fractions of petroleum is known as refining. अब ये जो
सारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, मतलब इनके जो घटक हैं जो जिनसे ये बने होते हैं, पेट्रोल, डीजल, इनको अलग अलग करके इनको अलग अलग करते हैं, इनको अलग अलग करके इनको निकालते हैं, तो इसे हम रिफाइनिंग कहते हैं। इट इज़ कैरिड आउट इन ए पेट्रोलियम रिफाइनरी। तो ये जो सेपरेशन का काम होता है, जिसमें कि पेट्रोलियम के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हम सेपरेट करते हैं, वो काम पेट्रोलियम रिफाइनरी में होता है। वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम and their uses are given in table 3.1। पेट्रोलियम के ये जो अलग अलग जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनका लिस्ट दिया हुआ है और इनका जो यूज़ है वो दिया हुआ है। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं लिस्ट को। पहला है पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म, एलपीजी। इसको हम लोग घर में भी इस्तेमाल करते हैं, उद्योग में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। पेट्रोल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं गाड़ी में ईंधन के रूप में। फिर से एविएशन फ्यूल, एज ए एविएशन फ्यूल, इसे हवाई जहाज भी उड़ाते हैं इसका इस्तेमाल करके। सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग। उसके बाद कैरोसिन, ड्राई क्लीनिंग में एज ए सॉल्वेंट इनका इस्तेमाल करते हैं। पेट्रोल क्या होता है कि ये आसानी से उड़ जाता है और इसको सॉल्वेंट एज ए सॉल्वेंट इस्तेमाल करने से जो कपड़े पे जो दाग धब्बा होता है जो आसानी से नहीं जाता, इसके इस्तेमाल करने से चला जाता है। उसके बाद कैरोसिन स्टोव में एज ए फ्यूल, लैंप में या फिर जेट एयरक्राफ्ट में एज ए फ्यूल इसका हम इस्तेमाल करते हैं। कैरोसिन का जेट एयरक्राफ्ट में इसका इस्तेमाल करते हैं हम, पेट्रोल का दूसरे एयरक्राफ्ट में इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद डीजल, फ्यूल फॉर हेवी मोटर व्हीकल्स। डीजल का इस्तेमाल बड़ी बड़ी गाड़ियों को चलाने में हम लोग इनका इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रिक जनरेटर्स को चलाने में इनका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, ल्यूब्रिकेशन में जो मशीन होता है वो समय समय पे उनको लिब्रिकेट किया जाता है ताकि उनमें जाम ना पकड़े, एक दूसरे से रगड़ के वो टूटे ना, डैमेज ना हो। उसके बाद पैराफिन वैक्स, इसको हम पैराफिन मोम कहते हैं हिंदी में। ऑइंटमेंट्स, मरहम, कैंडल्स, मरहम बनाने के काम में इसका इस्तेमाल होता है। उसके बाद मोमबत्ती बनाने में, वैसलीन बनाने में। उसके बाद है बिट्यूमन, इससे हम लोग पेंट बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। रोड सरफेसिंग, रोड बनाने में इनका इस्तेमाल करते हैं, रोड के ऊपर इनको बिछाते हैं हम। तो ये सब जो अलग अलग पेट्रोलियम के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनका यूज़ है और उनका कॉन्स्टिट्यूएंट्स का लिस्ट भी दिया हुआ है, तो इनको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब उसके बाद है मेनी यूजफुल सब्सटेंसेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। बहुत सारी काम की चीज़ें हमें पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से प्राप्त होता है। दीज आर टर्म्ड एज पेट्रोकेमिकल्स। तो ये जो चीज़ें हमें पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से प्राप्त होता है इन्हें हम पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं। दीज आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट्स, फाइबर्स इन ब्रैकेट पोलिस्टर, नाइलन, एक्रिलिक एट्सेट्रा। मतलब सिंथेटिक फाइबर्स, ये मैन मेड फाइबर्स होते हैं। पोलिस्टर हो गया, नायलॉन हो गया, एक्रिलिक हो गया, तो ये डिटर्जेंट्स बनाने के काम में आते हैं। उसके बाद पॉलीथीन एंड अदर मैन मेड प्लास्टिक्स, और भी पॉलीथीन बनाने के काम में आते हैं और भी दूसरे मैन मेड प्लास्टिक्स, मानव निर्मित प्लास्टिक्स के बनाने के काम में इनका हम इस्तेमाल करते हैं। किनका? इन पेट्रोकेमिकल्स का। उसके बाद है हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल गैस इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स इन ब्रैकेट यूरिया। जो हाइड्रोजन गैस जो प्राप्त होता है नेचुरल गैस से, उनका इस्तेमाल हम लोग फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए करते हैं, यूरिया बनाने के लिए करते हैं। ड्यू टू इट्स ग्रेट कॉमर्शियल इम्पोर्टेंस पेट्रोलियम इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। इसका बड़े पैमाने पे एक कॉमर्शियल इम्पोर्टेंस है। कहने का मतलब है कि इनका बड़े पैमाने पे इनका आर्थिक रूप से इनका दमन होता है, इसीलिए इन्हें हम ब्लैक गोल्ड कहते हैं। एक देश दूसरे देश से बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम खरीदता है, फिर देश में रहने वाले लोग उस पेट्रोल को खरीदते हैं, पेट्रोल, डीजल या फिर जो पेट्रोलियम से निकलने वाली चीज़ें हैं उनका अलग अलग रूप में, अलग अलग तरीके से उनका इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए इन्हें हम ब्लैक गोल्ड कहते हैं, क्योंकि इनका एक
बड़ा कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस है। अब उसके बाद है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल बिकॉज natural gas is a very important fossil fuel because it is easy to transport through pipes। नेचुरल गैस ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है क्योंकि ये आसान होता है पाइप्स के जरिए इनको ट्रांसपोर्ट करना। नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। इसको हाई प्रेशर में कॉम्प्रेस करके रखा जा सकता है, इसको हम सीएनजी कहते हैं, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। उसके बाद है सीएनजी इज यूज्ड फॉर पावर जनरेशन। बिजली के उत्पादन में सीएनजी का इस्तेमाल करते हैं। इट इज नाउ बीइंग यूज्ड एज ए फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स बिकॉज इट इज लेस पोल्यूटिंग। इट इज ए क्लीनर फ्यूल। अब आज के समय में सीएनजी का इस्तेमाल पेट्रोल डीजल की जगह पे इसका इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये एक क्लीनर फ्यूल में आता है, ये पोल्यूशन क्रिएट नहीं करता है। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ सीएनजी इज दैट इट कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज वेयर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप्स। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? इसका बड़ा एडवांटेज क्या है कि इसका इस्तेमाल, इसको हम सीधा अपने घर में और या फिर उद्योगों में, कारखानों में इनको हम जला सकते हैं और ये ट्रांसपोर्ट होते हैं पाइपलाइंस के जरिए। नेटवर्क ऑफ पाइप्स होता है जिसके जरिए ये सप्लाई किए जाते हैं और सीधा हम इनका उपयोग घर में या फिर उद्योग में कर सकते हैं इनको जला करके। तो इस तरह का जो नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस है, सच ए नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस एग्जिस्ट्स इन वडोदरा गुजरात, सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली एंड अदर प्लेसेस। तो इस तरह का जो पाइपलाइंस का जो नेटवर्क्स है जहाँ से सीएनजी को सप्लाई किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है यूज़ करने के लिए, उस तरह के पाइपलाइंस आपको वडोदरा में है, गुजरात में, दिल्ली में है। मैं बोकारो स्टील सिटी में रहता हूँ, बोकारो स्टील सिटी में भी इस पाइपलाइन को बिछाया गया है। नेचुरल गैस इज ऑल्सो यूज्ड एज ए स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ए नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। इनका इस्तेमाल हम लोग बहुत सारे केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स के बनाने में करते हैं। नेचुरल गैस का स्टार्टिंग मटेरियल कहने का मतलब ये इनमें इन केमिकल्स को बनाने के लिए और फर्टिलाइजर्स को बनाने में इनका मुख्य रोल होता है। इंडिया हैज़ वास्ट रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस। भारत के पास नेचुरल गैस का बहुत बड़ा रिजर्व है। इन आवर कंट्री नेचुरल गैस हैज़ बीन फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन द कृष्णा गोदावरी डेल्टा। हमारे देश में नेचुरल गैस कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो त्रिपुरा में पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है, महाराष्ट्र में पाया जाता है और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाया जाता है। सम नेचुरल रिसोर्सेस आर लिमिटेड। कुछ नेचुरल रिसोर्सेस लिमिटेड हैं, मतलब कि वो जल्दी ख़त्म हो जाने वाले हैं। यू हैव स्टडीड इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर दैट सम नेचुरल रिसोर्सेस आर एग्जॉस्टिबल लाइक फॉसिल फ्यूल्स, फॉरेस्ट्स, मिनरल्स एट्सेट्रा। तो आप चैप्टर के शुरुआत में पढ़ चुके हैं कि कुछ नेचुरल रिसोर्सेस जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स हो गए जिसमें कि कोल और पेट्रोलियम आ गया, नेचुरल गैस आ गया, ये एग्जॉस्टिबल है। उसके बाद जंगल भी एग्जॉस्टिबल है, मिनरल्स भी एग्जॉस्टिबल है। तो कुछ नेचुरल रिसोर्सेस एग्जॉस्टिबल है जिसमें कि फॉसिल फ्यूल्स आ गए, जंगल आ गए और मिनरल्स आ गए, खनिज आ गए। यू नो दैट कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल्स। आप जैसा कि जानते हैं कि कोल और पेट्रोलियम फॉसिल फ्यूल्स हैं। इट रिक्वायर्ड द डेड ऑर्गेनिजम्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू गेट कन्वर्टेड इनटू दीज फ्यूल्स। अब
इनको बनने के लिए कई लाख साल लग जाते हैं इनको तैयार होने में। जो मरे हुए मृत हैं उनसे ये तैयार होते हैं और कई लाख साल लग जाते हैं इन इन मरे हुए जीवों से कोल और पेट्रोलियम को तैयार होने में। ऑन द अदर हैंड द known reserves of these will last only a few hundred years। और दूसरी तरफ क्या है कि इन रिजर्व्स के बारे में हमें जितना पता है, कोल और पेट्रोलियम के बारे में ये कहाँ कहाँ पे मौजूद हैं, वो जितना पता है हम लोग उनका यूज़ भी करते हैं, तो ये कुछ 100 सालों में ये ख़त्म हो जाने वाले हैं। मोर ओवर बर्निंग ऑफ दीज फ्यूल्स इज़ ए मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। इन फ्यूल्स को जलाने से जो है ये एयर पोल्यूशन का ये बहुत बड़ा कारण होता है। कोल और पेट्रोलियम का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो ये एयर पोल्यूशन के बहुत बड़े कारण होते हैं। देयर यूज इज ऑल्सो लिंक्ड टू ग्लोबल वार्मिंग। इनका इस्तेमाल ग्लोबल वार्मिंग से भी जुड़ा है। इनका इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा। इट इज़ देयर फोर नेसेसरी दैट वी यूज़ दीज फ्यूल्स ओनली व्हेन एब्सोल्यूटली नेसेसरी। इसीलिए हमें इन फ्यूल्स का इस्तेमाल जब हमें ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तभी हमें करना चाहिए। दिस विल रिजल्ट इन बेटर इन्वायरमेंट। इससे क्या होगा कि अगर हम सोच समझ के जब हमें ज़रूरत है तभी इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा कि इनका इस्तेमाल कम होगा और हमारा इन्वायरमेंट, हमारा वातावरण में पोल्यूशन कम होगा और हमारा इन्वायरमेंट अच्छा रहेगा। A smaller risk of global warming and their availability for a longer period of time। इनका इस्तेमाल अगर हम सही तरीके से करेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग का रिस्क भी कम रहेगा और ये लंबे समय तक एग्जिस्ट भी करेगा। In India, the Petroleum Conservation Reserve Association in bracket PCRA advises people how to save petrol, diesel while driving। Their tips are। तो भारत में ये जो PCRA है, जिसका फुल फॉर्म पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, ये हमें कुछ तरीके बताते हैं जब हम गाड़ी चलाते हैं तो इन तरीकों को अपनाने से पेट्रोल और डीजल की बचत होती है। अब ये क्या टिप्स हैं? ड्राइव एट ए कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। तो जितना हो सके आप कांस्टेंट स्पीड, एक ही रफ्तार में चलाएं। जैसे कि आप 40 पे चला रहे हैं तो 40 पे ही चलाइए जितना हो सके, और स्पीड कम रहे जितना पॉसिबल हो। स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स और एट ए प्लेस वेयर यू हैव टू वेट। जहाँ पे ट्रैफिक लाइट है वहाँ पे इंजन को स्विच ऑफ कर दीजिए। मान लीजिए कि ट्रैफिक लाइट रेड सिग्नल हो गया है और आपको रुकना है, तो आप वहाँ पे इंजन को ऑफ कर दीजिए, या फिर ऐसे जगह पे जहाँ पे आपको ज़्यादा इंतज़ार करना है तो वहाँ पे भी इंजन को ऑफ कर दीजिए। इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर। गाड़ी के अंदर में जो चक्का का जो हवा है उसको चेक करवा लिया कीजिए, उसमें सही हवा का प्रेशर होना चाहिए। टायर का एक प्रेशर होता है, उसका एक नाप होता है, उसको आपको सही करवा लेना चाहिए। इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल। जो आपकी गाड़ी है, चाहे स्कूटर है, चाहे मोटरसाइकिल है, चाहे जो भी गाड़ी है, छोटी गाड़ी है या बड़ी गाड़ी है, तो उनका मेंटेनेंस समय समय पे होते रहना चाहिए। जब लोग नई गाड़ी कराते हैं तो नई गाड़ी खरीदते हैं तो शोरूम वाले कुछ सर्विसिंग उनका फ्री करके देते हैं। 2 सर्विसिंग, 3 सर्विसिंग, 1 सर्विसिंग, डिपेंड्स। यहाँ पे बूझो का एक प्रश्न है, वो देख लेते हैं। कैन कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी फ्रॉम डेड ऑर्गेनिजम्स। बूझो पूछ रहा है कि क्या हम कोयले को और पेट्रोलियम को और नेचुरल गैस को हम बना सकते हैं लेबोरेटरी के अंदर में मरे हुए जीवों का इस्तेमाल करके। तो पहेली उसका जवाब दे रही है नो, देयर फॉर्मेशन is a very slow process and conditions for their formation cannot be created in the laboratory। तो पहली बता रही है, और मैं भी आपको चैप्टर में बता चुका हूँ
कि इनका जो फॉर्मेशन है, ये जो तैयार होते हैं, तो इनका जो तैयार होने का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो काफ़ी धीमा होता है, काफ़ी स्लो होता है, इनको काफ़ी समय लगता है बनने में। इसलिए इनको हम लेबोरेटरी में हम तैयार नहीं कर सकते। लेबोरेटरी में हम वो सारे कंडीशंस, वो सारी चीज़ों को हम नहीं तैयार कर सकते हैं जो चीज़ें, जो कंडीशंस इनके बनने के लिए ज़रूरी है। चलिए, चैप्टर यहाँ ख़त्म हो गया है। मैं इसके अगले वाले पार्ट में इस समरी को एक्सप्लेन करूँगा, फिर क्वेश्चन एंड आंसर को एक्सप्लेन करूँगा। शॉर्ट्स में मैं क्वेश्चन आंसर को डालूँगा, की पॉइंट्स को डालूँगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद क्लास को सुनने के लिए। कृपया वीडियो को, अगर आपको चैप्टर समझ में आया, मेरे समझाने से अगर आपको मेरा समझाना अच्छा लगा, तो आप कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप कमेंट बॉक्स में डालिए आप किस तरह का एक्सप्लेनेशन, अगर आपका कुछ सजेशन है तो आप डाल सकते हैं।